नमस्कार दोस्तों, मैं BL दैया आप लोगों के अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पहले अनुपात समानुपात का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और उम्मीद करता हूं कि उसके दिए गए आप लोगों को क्वेश्चन सभी सोल्व भी हो गए होंगे। लेकिन कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग वहां से आप कमेंट्स बॉक्स में डालकर अपना प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। हम आपके लिए तैयार रहेंगे। और अब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, मिश्रण। मैं आप लोगों को मिश्रण पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, अनुपात समानुपात से भी बेटर पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए, नया टॉपिक है अपने पास में मिश्रण। मिश्रण का मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। दूसरी बात, मैं आप लोगों को यहाँ से समझाने का प्रयत्न ये करूँगा कि मिक्सचर होता क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी दो चीज़ों को मिला के एक तीसरी चीज़ तैयार करना, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला के, किन्हीं भी दो वस्तुओं को मिला के, जैसे दो प्रकार के गेहूं ले लिए जाएं, एक हल्की क्वालिटी, एक भारी क्वालिटी, हैवी क्वालिटी, तो यहाँ से इन दोनों को मिला के एक तीसरा मिक्सचर तैयार कर दिया जाए तो वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे टी की बात करें, चाय की बात करें, तो दो प्रकार की चाय हो, एक ऊंची क्वालिटी की हो यानी कि जिसका बहुत अपर मूल्य हो, एक का लोअर मूल्य हो, और उन दोनों को यानी कि एक का मूल्य ज़्यादा हो, एक का मूल्य कम हो, उन दोनों को मिला के एक बीच में कोई भी मूल्य का तैयार करने वाली चाय का मूल्य बनाना, वो मिश्रण कहलाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए, इनके कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं वो मैं यहाँ से समझाने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहले यहाँ यदि आप लोगों के पास में पहले प्रकार की चाय का आप लोगों को क्रय मूल्य दिया हुआ है, CP कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो दूसरी वस्तु का भी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से जब दोनों का कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ जब मिश्रण तैयार करोगे तो ये भी CP ही निकल के आएगा, क्रय मूल्य ही निकल के आएगा। अगर यदि यहाँ से आप SP मिल रहा है, सेलिंग प्राइस ओब्लिक विक्रय मूल्य मिल रहा है, तो यहाँ भी आप लोगों के पास में विक्रय मूल्य ही होना चाहिए और यहाँ भी आप लोगों के पास में विक्रय मूल्य ही होना चाहिए। यदि यहाँ से आप लोगों के पास में एवरेज औसत है तो यहाँ भी आप लोगों के पास में औसत ही होना चाहिए और यहाँ भी आप लोगों के पास में औसत ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों जगह पर ये पहले प्रकार की रहेगी, ये दूसरे प्रकार की रहेगी और इन दोनों को मिला के ये तीसरे प्रकार की तैयार की जाएगी। जैसे ये तीनों की इकाइयाँ बराबर होंगी तो हम ये एलिगेशन का नियम लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा आप लोग यूज नहीं कर सकते हो कि यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ भी क्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य आप रख सकते हो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य और यहाँ भी क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है तो यहाँ भी विक्रय मूल्य और यहाँ भी विक्रय मूल्य है। तो देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहाँ से समझने का प्रयत्न करें। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। 320 रुपये प्रति केजी एवं 250 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाले मिश्रण का मूल्य 290 रुपये प्रति केजी हो जाए। आप लोग एक बार इसे इंग्लिश में और देख लीजिए। इन व्हाट रेशियो ऑफ टी कॉस्टिंग प्राइस 320 मिक्स्ड विद टी कॉस्टिंग प्राइस 250 सो दैट द मिक्सचर कॉस्टिंग एट द रुपीज ऑफ 290 इज। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। अब आगे इसे करते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ आप लोगों के पास में पहली प्रकार की चाय है वो 320 रुपये प्रति केजी है, यानी कि इस चाय का मूल्य 320 रुपये 1 किलो का है। यहाँ से देखिए, यहाँ दूसरे नंबर पर इसका चाय का मूल्य कितना है, 250 रुपये। ये 320, ये 250, ये दोनों का क्रय मूल्य मिल गया है, यानी कि इनका मूल्य मिल गया है। अब यहाँ इन दोनों को मिलाते हुए एक तीसरी चीज तैयार करनी है और वो तीसरी चीज आप लोगों के पास में तैयार होगी जिसका भाव क्या होगा आप लोगों के पास में, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी आपके पास, 290, 290 रुपये। केवल इन दोनों को आपस में घटा दो दोस्तों। बताइए यहाँ से कितना बच गया, 30। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है तो यहाँ आप लोगों के पास में, यहाँ आपके पास 30 रुपये बच गया और यहाँ आप लोगों के पास में 250 में से 290 घटाएंगे तो 40 बच गया। यहाँ आप लोगों के पास में ध्यान दें, ये 0 से 0 कट गई तो आप लोगों के पास में रेशियो बच गया 4:3, यानी कि 4:3 और यही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। ध्यान दें दोस्तों, मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक बार यहां से समझने का प्रयत्न करें। जैसे
अपन लोग यहाँ 15 रुपए प्रति केजी के भाव से दूध खरीदते हैं। एक दूसरा दूध है जो आप लोग 25 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीद रहे हो, और इन दोनों को मिला के एक ऐसा मिश्रण तैयार करना चाहते हो जिसका मूल्य 18 रुपए प्रति केजी हो जाए। ऐसा मूल्य तुम्हें चाहिए। तो देखो, ये 15 में खरीदा, ये 20 में खरीदा, सीपी है भाई, ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ 15, ये 25, तो यहाँ 18 रुपए वाला मूल्य का मिश्रण चाहिए इन दोनों को मिलाते हुए। तो देखिए, यहाँ से घटाएंगे, अगर 18 15 में से लेस हो जाता है, यानी कि 18 15 में से चला जाता है, तो 3 बच गया, 3 बच गए। यहाँ से 25 में से अगर 18 लेस हो जाता है तो 7 बच गया, ओब्लिक 7 बच गया। 25 में से 18 चले गए, 7 बच गए। 15 चले गए 18 में से, तो 3 बच गए। ये संख्या आपस में कटने वाली नहीं, तो यही हमारा आंसर कहलाएगी। तो यहाँ आप लोगों के पास में आंसर क्या आया? 4:3। यही आप लोगों का आंसर है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं, जिसे समझने का प्रयत्न करना। देखें, दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयत्न किया करो। आप लोग जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप 1 से 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो को पॉज कर लिया करो। पहले आप खुद निकालो, और नहीं निकलता है या कहीं आप फंस जाते हो, तब आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने का प्रयास किया करो। दूसरी चीज, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन जाता रहे कि आप लोग कब वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए, यहां से पहली चीज, आप लोगों के पास में इस चीनी, यानी कि 2 प्रकार की चीनी है, जिसमें पहली चीनी का मूल्य है 40 रुपए प्रति केजी, और जो आपके पास में दूसरी चीनी है उसका मूल्य है 55 रुपए प्रति केजी। मैं यहाँ से बात करूँ इन दोनों को मिला के, एक तो 40 रुपए प्रति केजी वाली है और एक 55 रुपए प्रति केजी वाली है। अगर यदि 2 प्रकार की चीनी अपने को मिल गई, तो तीसरे प्रकार की जो चीनी तैयार करनी है उसका मूल्य क्या मिलना चाहिए आप लोगों को? 49 रुपए प्रति केजी मिलना चाहिए। तो आप लोग देखिए, ये भी आपका क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए, ये 9 रुपए, आप यहाँ 9 बच गए हैं। 49 में से 40 चले गए, 9 बच गए, 9 बच गए। अब ये देखिए, 55 में से आप 49 घटाते हो तो 6 बच गए। एक चीज, ये आप लोग गलती करोगे दोस्तों, ये आपसे होती ही होती है। मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन आप लोग फिर भी अपनी बातों पर अड़े ही रहते हो। गुरुजी कौन सी गलती होगी? तो देखिए, आप लोग ये 49 में से 40 घटा रहे हो, गलती से 9 यहीं लिख देते हो। मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों कि लाइन टू लाइन चलना है अपने को हमेशा, और लाइन से चलने वाला व्यक्ति ही सक्सेस होता है। दोस्तों, आप लोगों को खूब अच्छे से पता है। मैं यहाँ लाइन से लाइन जा रहा हूँ। देखो, 49 में से 40 चले गए, 9 बच गए, लेकिन इसी के सामने लिखा। इधर लाइन से देखो, ये 55 में से 49 चले गए, 6 बच गए। केवल काट दो, जो कटता है वो। नहीं कटता है तो तुम्हारा आंसर है। तो देखिए, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, और आप लोगों के पास में आंसर बन गया 2:3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान दें, ये क्वेश्चन की शैली थोड़ी सी भड़के, और क्वेश्चन भी भड़के आता है। तो आप लोगों के पास में इसी टाइप से नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब दे पाएंगे। देखो, यहां से ये आपके पास में 3 नंबर में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और इस 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों ने सीख भी लिया होगा कि यहां से देखिए, 120 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 35 है। यानी कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, और उन अगर यदि सभी विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अगर औसत निकालते हैं तो 35 आता है। अब देखिए, उसमें आगे, उसमें अनुत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्रमशः 39 एवं 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कक्षा है तो उसमें फेल भी होंगे और पास भी होंगे। तो जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं, उन पास होने वाले सभी विद्यार्थियों का अगर यदि हम औसत निकालते हैं पास वालों का, तब हमारा औसत आता है 39। उत्तीर्ण होने वालों का तो कितना आ गया? 39। अब दूसरी चीज देखिए, अनुत्तीर्ण होने वालों के कितने आ गए? अगर फेल वालों के अगर अपन देखें कि औसत अंक क्या आए हैं उनके पास, तो उनका क्या आ रहा है? 15। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तदनुसार उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, ये अपने को निकालना है। तो देखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये उत्तीर्ण है और यहां से ये अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण होने वाले तो 39 है और अनुत्तीर्ण होने वाले 15 है। ये देखिए, यदि मैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों को जोड़ दूं
तो यहां से आप लोगों के पास में औसत 35 है। देखो ये भी औसत और इन दोनों का भी ये औसत, देखो इकाई समान हो गई, तो ये आप लोगों को यूज करना है। केवल घटा दीजिए, ये 4 आ गया, यहां से घटाएंगे 20 आ गया, यानी कि आपके पास में 20:4 आ गया। अगर यहां काट देते हो तो तुम्हारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अगर यदि इन्हें आपस में रेशियो में परिवर्तित कर लेते हो तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। नहीं काटते हो, यहां से आगे सोल्व करते हो तो भी सही रहेगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि यहां पर उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों का अनुपात होता 5:1। अब मैंने अनुपात नहीं पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। आप मुझे बताएं कितने विद्यार्थी पास हुए? 5। कितने फेल हो गए? 1। टोटल कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। 5 और 1 6। यहां कक्षा 6 विद्यार्थियों की है, परंतु क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थी कितने आप लोगों के पास में? 120। तो आप 6 के बराबर 120, और अपने को कौन से विद्यार्थी चाहिए? उत्तीर्ण होने वाले। बताओ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वो फेल होने वाले पूछ रहा है, और अगर फेल होने वाले पूछ रहा है तो फेल वालों के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, और पास होने वाले के लिए पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई करो। बाय द वे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि यहां पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है या कितनी कम है, तो आप लोगों को मैंने बताया था, बार बार फिर बता रहा हूं, जब भी आप लोगों के पास में कम, अधिक, छोटा, बड़ा ये शब्द आ जाए तो आप लोग हमेशा उन दोनों संख्याओं का अंतर बता दिया करो। अगर आपसे ये पूछा जाता कितने विद्यार्थी अधिक हुए, तो आप लोग इन दोनों का अंतर कितने का है? 5 में और 1 में 4 का अंतर है। 5 में से 1 का घटा दिया तो 4 बच गया। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां डिफरेंस 4 का है तो आप 4 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन आपको बताना क्या है? अब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। ये गलती मत कर देना गुरुजी उत्तीर्ण होने वाला 1 है, नहीं भाई, यहां आएगा उत्तीर्ण होने वाले 5 हैं और अनुत्तीर्ण होने वाला 1 है, तो यहां मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जो लोग अच्छे से समझते हैं कि ये बराबर वाली संख्या कैसे कटती है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं काटनी आती हो वो इस 6 को इसके बटे में ले जाया करो, ये आप लोगों की कैलकुलेशन बन जाएगी। तो आप लोग देखिए, 6 दूनी 12, 0 की 0 और 20 पंजे 100, यही तुम्हारा आंसर है। सॉरी, यही तुम्हारा आंसर है। 100 तुम्हारा आंसर आ गया। पास होने वाले पूछे गए थे, और ये पास होने वालों में आप लोगों के पास में आंसर आ गया 100। अब मैं चौथा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, सेम ऐसा ही थोड़ा सा बदल के। देखो दोस्तों, यहां से ये आपके पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? 8,000 रुपए धनराशि को 2 भागों में, टोटल राशि 8,000 रुपए जिसे 2 भागों में दी गई है। पहला 6%, दूसरा 11% वार्षिक दर से बैंक में जमा करवाया गया। वर्ष के अंत में कुल धनराशि पर 7% वार्षिक दर से ब्याज मिला हो, यानी कि जब हमने 2 भाग जमा करवाए तो 6% और 11%। जब हमने देखा कि साल के अंत में हमने देखा, वर्ष के अंत में हमने देखा कि अगर हम इस 8,000 रुपए धनराशि को ही उधार दे देते एक जगह पर ही, तो हमें कितने की दर से ब्याज मिलता? 7% दर से ब्याज मिलता। जैसे बताइए, पहला भाग 6%, दूसरा भाग 11%, इन दोनों से मिला के किस दर पर ब्याज मिला? 7%। 7%। केवल क्रॉस घटा दो, 1 क्रॉस घटाओ 4। क्या ये कटते हैं आपस में? नहीं कटते, तो यही हमारा अनुपात। अगर अनुपात पूछा जाता तो आपका आंसर आ जाता 4:1, यानी कि 4:1। लेकिन इसने तो राशि पूछी है, कौन से भाग पर? पहले भाग पर, ओब्लिक कौन सी दर पर? 6% दर पर। तो आप मुझे बताइए, पहले भाग पर 4 रुपए, दूसरे भाग पर 1 रुपए, टोटल कितने? 5 रुपए। यहां तो 5 रुपए उधार दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए उधार दिए हम लोगों ने? 8,000 रुपए, तो 8,000 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कौन सा भाग बताना है? 6% वाला। 6% वाला भाग कितना है?
चार से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, डबल 0 और 16 चौके 64, ये 6400 रुपये ही तुम्हारा आंसर है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ से यदि दूसरा भाग पूछा जाता तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते, 1 से, वही तुम्हारा आंसर हो जाता। तो यहाँ से देखिए, मैंने जो तुम्हें समझाने का प्रयास किया था वो आपको समझ में आया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर तीनों इकाइयाँ सेम लिखनी है। गुरुजी तीनों इकाइयाँ सेम नहीं हो फिर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो ऐसा मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास में टाइप नंबर 2 से लेके आ रहा हूँ। ये टाइप नंबर 2 लेके आ रहा हूँ। देखें दोस्तों, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ। पहले रुपए 350 प्रति केजी, 350 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय को 220 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाले मिश्रण को 275 रुपये प्रति केजी के मूल्य से बेचने पर विक्रेता को 10% लाभ हो। अब देखो, यहां से आप लोगों के पास में 2 प्रकार की चाय बता रहा हूं और पहले प्रकार की चाय 350 रुपये, दूसरे प्रकार की चाय 220 रुपये। लेकिन एक चीज बताओ दोस्तों, ये तो आप लोगों के पास में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य ओब्लिक सीपी दिया हुआ है। मैं यहां से ये बात कर रहा हूं, ये आपको क्या दिए हुए है, क्रय मूल्य ओब्लिक सीपी कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं। अब आप ध्यान दें दोस्तों, यहां से यदि मैं बात करूं इस मूल्य की, तो बेचने का मतलब होता है सेल करना, और सेल करने का अगर प्राइस की बात करेंगे तो वो कहलाते हैं सेलिंग प्राइस ओब्लिक विक्रय मूल्य। तो यहां से आप लोगों के पास में ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य ओब्लिक सेलिंग प्राइस। ये आप लोगों के पास में कितने रुपए है दोस्तों, 275 रुपए। और आप लोगों को इस पर कितने परसेंट का गेन ओब्लिक प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, 10% का। तो आप लोग ध्यान दें दोस्तों, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, क्या ये दोनों की इकाई बराबर हो गई क्या? नहीं सर। तो जब दोनों की इकाई बराबर नहीं हो तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा या तो इनको भी विक्रय मूल्य में बदलो या इसको भी क्रय मूल्य में बदलो। तो अब इसे हम क्रय मूल्य में बदल लेते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य में बदलते हैं तो ये 2 कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्रय मूल्य में बदलेंगे तो 1 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन करो। यहां से परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। आप मुझे बताएं, 100 रुपए हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य मानते हैं और उस पर 10% का हमें लाभ चाहिए। बोलो कितने प्रतिशत, कितना बन गया वो भाई, 100 में खरीदी, 10 का लाभ कमाया। बोलो कितने में खरीद बेचोगे आप लोग, 110 में। कहां से आए 110, समझ में आ गया क्या? मैं दोबारा से बता रहा हूं दोस्तों, ये 100 रुपए में तो हमने खरीदा है। गुरुजी 100 कहां से ले आई भाई, इस प्रतिशत का मतलब, जो ये आपके पास प्रतिशत लगा हुआ है इसका मतलब 100 होता है। 100 और 10 का लाभ हो गया, बोलो कितने में हो गया, 110 में। अगर 5 की हानि होती तो कितना हो जाता, 95। 20 का लाभ होता तो कितना हो जाता, 120। 5 का लाभ होगा तो 105, अगर 7 का लाभ होगा तो 107, अगर 10% की हानि होगी तो 90। हानि हो तो घटा दो, लाभ हो तो जोड़ दो। यहां तो 110 में बेचा है, परंतु क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हैं, 275 में। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्या माना था, 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो। मैं दोबारा से बता रहा हूं, 10 का लाभ हुआ 110, 110 के बराबर में 275 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कटता है काट दो, जिसको नहीं काटना आता हो ये 110 इसके बटे में ले जाओ, इसकी कोई कहानी नहीं, इसके बटे में रख दो 110। तो देखिए 0 से 0, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। आप लोग मुझे बताइए, आपके पास सीपी ओब्लिक क्रय मूल्य, सीपी ओब्लिक क्रय मूल्य आप लोगों के पास में कितने रुपए आ गया, 250। क्या क्रय मूल्य मिल गया क्या? हाँ जी। तो रख दो क्रय मूल्य को, ये लो जी 250, काट दो। 350 में से 250 चले गए, क्या बच गया, 100। 250 में से 220 चले गए, क्या बच गया, 30। कटता है क्या? हाँ जी, काट दो। 0 से 0, अब कटता है क्या? नहीं कटता। तो देखो अब अनुपात क्या बन गया, 3:10। और यही तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं मैं, आप लोग करने का प्रयास करना, मैं यहां से नोट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, नया क्वेश्चन आपके पास में है और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे। एक तो 1 मिनट के लिए आप लोग इस वीडियो को रोक लिया करो।
जैसे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात दोबारा से जवाब देने का प्रयास किया करो। और आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देखिए, समझे यहाँ से दोस्तों, 40 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चीनी को 80 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाले मिश्रण को 60 रुपये प्रति केजी के मूल्य से बेचने पर, देखो ये बेचने पर 20% लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 20% का। आप मुझे बताइए, पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य ऑब्लिक सीपी क्या है? 40। दूसरी प्रकार की चीनी का सीपी क्या है? 80। ये 40 के भाव से खरीदी, ये 80 के भाव से खरीदी, और ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये आप लोगों के पास में विक्रय मूल्य है 60 रुपये प्रति केजी, और लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 20% का। अब आप मुझे एक बात बताएं, परसेंट का मतलब तो 100 हो गया, लाभ का मतलब 20 रुपये कमा लिए, 100 में खरीदी, 20 का लाभ कमा लिया। बोलो कितने में लिख दूं? 120। 120 के बराबर क्या रख दूं? 60, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूं? 100 से। यही तुम्हारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए, 0 से 0, यहाँ से इस 0 की बजाय इस 0 को काटते हैं, ये 0, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60। तो आप देखिए, ये आप लोगों के पास में इसका क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य आया है। अब आपके पास क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया? 50 रुपये। जब आपके पास क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तीनों की इकाई समान हो गई, इसलिए हम इनको आपस में लेस कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, 50 में से 40 घटा दिए, 10 बच गए। 50 में से 40 लेस करेंगे तो 10 बचेंगे। यदि यहाँ 80 में से 50 लेस करेंगे तो 30 बचेंगे, यानी कि 30 बचेंगे। कटते हो तो काट दो, 0 से 0 कट गया, और आप लोगों के पास में अनुपात आ गया 3:1, और यही तुम्हारा आंसर है। टाइप नंबर 3 लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे करने का प्रयास करेंगे अपन मिलके। दूसरा क्वेश्चन जब मैं दूं तो आप लोग उसे करना। चलो देखो, यहाँ से टाइप नंबर 3 आ गई है। एक दूध वाले ने दूध खरीदकर उसमें पानी मिलाने के पश्चात, दूध वाले ने दूध खरीदा, उसमें कुछ पानी मिला दिया, बनने वाले मिश्रण को क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। जिस भाव से दूध खरीदा था उसी भाव से दूध को बेच दिया, मिश्रण को बेच दिया, और कितने प्रतिशत का लाभ कमा दिया? 25% का लाभ कमा दिया। मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 तरीके बताऊंगा, जो बेटर लगे वो तरीका यूज कर लेना, पहले समझ लें। अभी से ध्यान दो दोस्तों, आप लोग एक चीज तो खूब अच्छे से जानते हो, एक तो ये पहली बात है कि मैथ वाले हैं ये सब मानते ही हैं, और मैथ है ही मानने का, जो मर्जी चाहे मान लो। तो अब मैं यहां से क्या मानूंगा? दूध को मानूंगा। क्या भाव मानूंगा? क्रय मूल्य मानूंगा। जो मर्जी चाहे मान लो, जो आपकी इच्छा करती हो किस भाव से माने, लेकिन आप लोगों को आसान लगे इसलिए मैं ये आप लोगों की आपकी भाषा में बात करूंगा। समझो, हम मान के चलते हैं दूध को 100 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा। क्या मिल गया? ये आप लोगों के पास में क्रय मूल्य ऑब्लिक सीपी मिल गया। दूध हमने 100 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीद लिया, क्योंकि प्रतिशत का मामला था इसलिए हमने 100 मान लिया है। पानी, अब आप मुझे एक छोटी चीज बताओ दोस्तों, क्या पानी, ये दूध वाले जो पानी मिलाते हैं, क्या ये आप लोगों के पास में बिसलरी या वाटर फिल्टर का मिलाते हैं? क्या फिल्टर वाटर मिलाते हैं क्या? अगर ये फिल्टर वाटर या बिसलरी मिलाएंगे तो इनके पास में बचेगा क्या? पानी मिला रहे हैं तो ये ऐसा पानी मिलाते हैं जिसका इनको कोई मूल्य चुकाना नहीं होता है, यानी कि पानी का कोई मूल्य चुका के ये पानी दूध में नहीं मिलाते हैं, यानी कि पानी का मूल्य 0 है, क्योंकि ये पानी के कोई पैसे देके नहीं आते, इसलिए पानी का जो हम ये प्राइस चुका के आएंगे उसकी कोई प्राइस नहीं चुकाएंगे, और जब कोई प्राइस नहीं चुकाएंगे इसका मतलब 0। ठीक है जी। अब आप देखिए, इसका भी क्रय मूल्य मिल गया, इसका भी क्रय मूल्य मिल गया, लेकिन यहां देखिए क्रय मूल्य पर बेचकर, क्रय मूल्य क्या था? 100,
पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। यानी कि जो मिश्रण था, इस मिश्रण का जो विक्रय मूल्य आया वो क्या है, क्रय मूल्य वाला है, यानी कि 100 रुपए है। तो आप देखिए विक्रय मूल्य ओब्लिक सेलिंग प्राइस, आप लोगों के पास में 100 रुपए है ये वाली, और 25% का लाभ कमा रहा है। आप तो मुझे एक छोटी चीज बता दो दोस्तों, जब ये 25 का लाभ कमाएगा तो 125 में बेचेगा या नहीं, क्योंकि 100 में खरीदा, 25 का लाभ 125, परंतु यहां कितने में बेच रहे हो, 100 में। क्रय मूल्य चाहिए तो कितने से गुणा कर दो, 100 से। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, आपके पास क्रय मूल्य ओब्लिक सीपी निकल के आ गया 80 रुपए। क्रय मूल्य मिल गया किसका, मिश्रण का। तो आप 80 को रखिए बीच में, मिश्रण को बीच में रखना है। तो आप देखिए क्या बच गया, 20। 100 में से 80 घटा दिए 20, लेकिन 80 में से 0 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 80। 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आप लोगों के पास में 4:1 आपका आंसर आ गया, और यही तुम्हारा आंसर है। अगर ऐसे आपको समझ में आया है तब तो बहुत अच्छी बात, आप ऐसे कर लो। यदि ये कम समझ में आया हो तो नो टेंशन, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, मैं समझा रहा हूं। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, आपने एक चीज तो मान ली कि ये प्रतिशत है, तो हम मान के चलते हैं दूध किस भाव से खरीदा, 100 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा। अब आप मुझे एक चीज बताओ यार, 100 रुपए प्रति लीटर या प्रति केजी के भाव से आप खरीद के लेके आ रहे हो, और 100 रुपए प्रति लीटर या केजी के भाव से ही बेच दो, तो बताओ लाभ होगा या हानि। तो आप कहोगे गुरुजी जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो न लाभ होगा न हानि होगी। बिल्कुल सही है, लाभ कमाना ही है और बेचना भी क्रय मूल्य पर ही है। तो आप लोगों को पता है कि क्वांटिटी बढ़ा दो, मात्रा बढ़ा दो। तो मात्रा कैसे बढ़ेगी, पानी मिलाने से। अरे तो भाई सीधा सा लॉजिक है, जितना तुम्हें लाभ चाहिए उतना पानी मिला दो, जितना लाभ चाहिए उतना क्या मिला दो, पानी मिला दो। तो बताओ दूध तो क्या भाव है, 100 के भाव से। अब 100 रुपए पर मुझे लाभ कितने का कमाना है, 25%। 25% का मतलब तो 100 हो गया, लाभ 25 का कमाना है। तो 25 का लाभ कमाऊंगा तो क्या मिलाऊंगा, पानी मिलाऊंगा। कितना मिलाऊंगा, 25 मिलाऊंगा। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 25 ही रख दो यहां पर पानी के स्थान पर। तो आप लोग देखिए जो कटता है काट दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100। बोलो रेशियो क्या आ गया, 4:1। यही तुम्हारा आंसर है। ओ गुरुजी ये मजा आ जाएगा इसमें। अरे भाई साहब ये आप लोगों के खुद को सोचने के लिए तैयार हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन यही इसको मिटा के लिख रहा हूं, आप लोग एक बार कोशिश करो। देखिए दोस्तों ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया, दूसरा सेम करना है, वही क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ किस पर बेच रहे हो, क्रय मूल्य पर बेच रहे हो। क्रय मूल्य पर जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, लाभ कितने का चाहिए, 40 का। करने की कुछ टेंशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्रय मूल्य तो क्या है दूध का, 100% के लिए 100, और लाभ कितने का चाहिए, 40 का। तो जितने का भी लाभ चाहिए उतना पानी मिला दो, वो आप लोगों का लाभ मिल जाएगा। तो बोलिए पानी कितना मिला दूं, गुरुजी 40, क्योंकि 40 दिया हुआ है तो आप 40। काटना चाहो तो काट दो, जो कटता है उसे काट दो। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ओब्लिक 22 जा 40 एंड 25 जा 100। तो आप लोगों के पास में रेशियो आ गया है 5:2, यानी कि 5:2। क्या ये समझ में आ गया क्या? हाँ सर जी यही तुम्हारा आंसर है। देखो मैं आप लोगों के पास में एक बार यहाँ से करने का प्रयत्न करना दोस्तों। एक बार मैं यहां से इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं और आप लोगों के पास में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, यहां से ये क्वेश्चन करें। अब करने का प्रयास करते हैं अपन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जैसा आपने सीखा था वैसा ही करो। जो सीख लिया है वो ही करें, जो सीख लिया है वो ही करें। गुरुजी अब से पहले तो सीधे सीधे आ रहे थे, हम लोग कर देते थे, अब कैसे करें? तो देख लो,
मैं आपको समझाऊंगा। जो लोग फ्रैक्शन से करते हैं मैं फ्रैक्शन से समझाऊंगा। जो लोग यहाँ पर रेशियो से करते इसको सीधा सीधा रखते हैं तो मैं सीधा सीधा रखवा दूंगा, रेशियो से रखवा दूंगा। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य क्या हो गया 100, प्रतिशत की कहानी खत्म हो गई, 100 लिख दिया। अब लाभ कितने का चाहिए 16 से 2/3, इसका मतलब मैं लिख दूं क्या 50/3। बोलिए 16 3 48 और 2 50, 50/3। एलसीएम ले लूं क्या 1, इसके बटे में रख दूं क्या 1। अब बताओ क्या लेंगे एलसीएम। 1 का भाग लगाया 3 में, 3 बार गया, 3 को 100 से गुणा कर दिया 300। यहाँ से देखिए 3 का भाग लगाया 1 बार 50, एलसीएम की कहानी खत्म, 0 से 0 कट गया। 5 एकम 5 और 5 छके 30, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, यहाँ 1 और यहाँ 6 और आप लोगों के पास में अनुपात आ गया 6:1। अगर आप ऐसे करते हो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हो मत करो। कैसे करोगे देखो, जो लोग फ्रैक्शन सीख चुके हैं या जिन्होंने पहले से सीखा हुआ है वो इस 16 से 2/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन मानते हैं 1/6। होता कैसे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 16 3 48 और 2 50/3, प्रतिशत का निशान हटाएंगे बटे में 100, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी कि 1/6। अब आप लोग मुझे बताओ दूध का मूल्य तो क्या है आपके पास 6, पानी का मूल्य क्या है 1, तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया 6:1 और यही तुम्हारा आंसर है। मैं एक टाइप और लेके आ रहा हूं, उसे आप लोग करने का प्रयत्न करें। देखें दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर उसके पश्चात अपन करेंगे। एक बर्तन में 1000 लीटर शुद्ध दूध है। एक बर्तन है उसमें 1000 लीटर दूध भरा हुआ है। इस बर्तन से 100 लीटर दूध निकालकर उसमें से 100 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, दूध निकाल लिया और उतना ही पानी मिला दिया, यानी कि 100 लीटर ही पानी मिला दिया। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराई, यानी कि इसके अलावा 2 बार और कर दी, तो 1 बार तो यहां हो गई और 2 बार यहां हो गई। टोटल कितनी बार हो गई 3 बार हो गई। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंत में तदनुसार अंत में शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, जब आपके पास 1000 लीटर शुद्ध दूध था उसमें से 100 लीटर निकाल लिया तो क्लियर हो गया कि 900 लीटर दूध बच गया। बाकी बचे हुआ यानी कि उसमें पानी डाल दिया। जब हमने एक बार ये प्रक्रिया की तो वहां पर 900 लीटर दूध बचा और 100 लीटर पानी बचा। दोबारा फिर है 1000 लीटर हो गया। अब जैसे ही दोबारा से इस प्रक्रिया को करेंगे तो अब दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, तो अकेला न तो दूध निकल सकता न ही अकेला पानी निकल सकता। न दूध निकल रहा है न पानी निकल रहा है, लेकिन अगर निकाल लेंगे तो दोनों साथ में जरूर निकलेंगे, जी निकलेंगे। अब अगर दूध ज्यादा है तो मात्रा दूध की ज्यादा आ जाएगी, पानी ज्यादा है तो पानी की मात्रा ज्यादा आ जाएगी, यानी कि दूध और पानी जिस अनुपात में भी हैं उसी अनुपात में बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे अपन लोग। तो इसको करने का तरीका ये है दोस्तों, आप लोग ज्यादा टेंशन में मत आओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए टोटल मात्रा कितनी है आप लोगों के पास में, तो आप लोग कहोगे गुरुजी 1000 लीटर है। इस 1000 लीटर को ऐसे रहने दो, परंतु मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने कितना निकाल दिया, तो गुरुजी 100 निकाल दिया। 100 निकल गया तो कितना बच गया 900 बच गया। ये 900 लीटर दूध कितने में से बचा है 1000 में से। हमारे पास 1000 लीटर दूध था जिसमें 100 निकल गया तो 900 बच गया। यह प्रक्रिया कितनी बार हुई गुरुजी, 1 बार तो यहां हुई और 2 बार यहां हुई। टोटल कितनी बार हो गई 3 बार। तो आप सबसे पहले तो इसे 3 बार ही नोट करें इस प्रक्रिया को। ये 3 बार आपने नोट कर दिया। ये पहली बार की प्रक्रिया थी, ये दूसरे बार की प्रक्रिया थी, ये तीसरे बार की प्रक्रिया थी। और ये प्रक्रिया हुई किस पर है 1000 पर। जो कटता है काट दो, बाकी बचा हुआ तुम्हारा आंसर। जो कटता है वो काट दो। अगर यदि ये प्रक्रिया कुल ही 2 बार होती तो हम ये 2 बार ही लिखते। ये प्रक्रिया 4 बार होती तो हम ये वाली 4 बार ही लिखते। टोटल मात्रा जरूर लिखना दोस्तों, टोटल मात्रा जरूर लिखना। तो देखिए यहां से 1000 से 1000 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई,
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब देखो जीरो तो कोई बची नहीं, ऊपर बचा है, क्या बचा है, 9 9 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 9 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 729। यही आप लोगों का आंसर होगा। क्या है ये आप लोगों के पास में, दूध। तो अंत में दूध कितना लीटर बच जाएगा, 729 लीटर दूध बच जाएगा और यही तुम्हारा आंसर होगा। ध्यान दें दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता पानी कितना हो गया इसमें, यानी कि पानी कितना मिलाया गया, तो आपके पास टोटल मिश्रण कितना था, 1000। कितना दूध बचा, 729। आप मुझे बताएं कितना मिला दिया पानी, 1000 में से 729 घटा दो। अगर पानी की बात आएगी तो आप लोगों के पास में 271 लीटर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया, 271 लीटर कहां से आए, 1000 में से 729 घटा दिया। अब देखें गुरुजी बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तो मैं यही क्वेश्चन लिख रहा हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से बदल रहा हूं थोड़ा सा और आप लोग करने का प्रयत्न करेंगे। ये लो जी, मैंने यहां पर लिख दिया 40 लीटर दूध है और इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया और यह प्रक्रिया एक बार और दोहरा दी। ये लो जी, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है और आप लोग इसे एक बार करने का प्रयास करें। मैंने तो अपना क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास में आपके बोर्ड पर है, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 है। टोटल मिश्रण कितना है, 40। इस बर्तन से 4 लीटर दूध निकाल लिया, उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई। अब देखो, एक बार तो यहां हो गई और एक बार और दोहरा दी। टोटल कितनी बार हो गई, 2 बार। तो करिए 40 गुना कितना लीटर निकल गया, 4, क्या बच गया, 36 बटे 40। कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 बार ही लिख दीजिए। तो देखिए 40 से 40 कंप्लीट है, 4 एकम 4 और 4 नामा 36, 4 1 जा 4 और 0 की 0, 4 9 जा 36। अब यहां से अगर यदि करते हैं तो मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 अपने पास में कैरी है तो 32 अपॉन में 10 है। यानी कि 36 को मैं 9 से गुणा करता हूं तो 324 आ गए और बटे में 10 है। और बटे में 10 होने का, भाग में 10 होने का मतलब हो गया कि आप लोगों के पास में 32.4 ये 32.4 लीटर है तो लीटर लगा दो, केजी है तो केजी लगा दो और अगर यदि आपके पास प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दो। अब देखिए गुरुजी बढ़िया समझ में आ गया। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा, तो वो कंफ्यूज वाला देखिए, यहीं से इसी क्वेश्चन में यहां से केवल आप लोगों के पास में ये मात्रा दी हुई थी। अब ये मात्रा नहीं देता है, ये मात्रा ही नहीं देता है, कोई भी कुछ भी नहीं देता है। और ये क्या करता है, देखो यहां से ये कहता है एक बर्तन में शुद्ध दूध है, केवल ये इतना ही लिखता है, शुद्ध दूध है। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इस बर्तन से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तदनुसार अंत में शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहीं भी आपको टोटल मात्रा नहीं दी। अगर यदि आप लोगों के पास में ये टोटल मात्रा नहीं दी हुई हो तो आप लोग क्या करेंगे वो जरूर देख लें। तो यहां से समझे, जब भी आपके पास टोटल मात्रा नहीं दी हुई मिले तो आप इस प्रतिशत को पकड़ो ना, इसे क्यों जाने देते हो, यही आप लोगों की कुल मात्रा होगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, तो आप 100 मान लो। कितना निकल रहा है, 20 निकल गया तो कितना बच गया, 80 और बटे में क्या लगा दूं, 100। कितनी बार करना है, एक बार यहां से और 2 बार यहां से, टोटल कितनी बार हो गया, 3 बार। तो आप लोग 3 बार ही लिख दीजिए। तो यहां से आप लोगों ने 3 बार लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 जीरो से यहां पर 3 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, सारा कट गया। एक जीरो बचेगी दोस्तों यहां से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट गई। तो आपके पास आ गया 512 बटे 10 और 512 का मतलब हो गया 51.2% है। तो आप प्रतिशत ही लगा दो, यही तुम्हारा आंसर है।
अब यहां से आप लोगों को कुछ अलग से नहीं, सेम वही करना था, केवल मात्रा नहीं दी हुई थी तो आपने 100 मान लिया। तो मेरी तरफ से ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट रही। आज का इतना ही। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।